दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है, दुनिया में लड़ो जरूर, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूँ लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल जाते लोग, गाली देने लगते हैं तरी। मेरे बड़े सारे मुसलमान दोस्तों कहते हैं इस बात को कि यार हम कैसे अपने लोगों को समझाएं। तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है ब्यूरोक्रेसी। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉगबाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है, हो रहा है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ा कर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर। तो जब लड़ना ही है, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है। लड़ाई चलती रहना चाहिए। दुनिया में लड़ो जरूर, फिर से इस लाइन को दोहराऊंगा, दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। भिखमंगों से कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं। रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं, अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला। मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, कूद पड़े रिक्शा वाले पार। मैंने कहा बुजुर्ग सा रिक्शा वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है, तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने। हमने कहा अच्छा भैया, फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पिच आई हो गई। वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, बुजुर्ग। अरे मैंने कहा पांडे जी कूद के, मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं लड़ना है, क्योंकि इन बदमाशों से ये आम आदमी ना निपट पाएंगे। आपको आना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट्स। 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, रिजाइन कर दो, एक इलाका चुन लो, इलेक्शन लड़ो, और जिस दिन 350-400 ब्यूरोक्रेट भारत के पार्लियामेंट में पहुंच गए, सुपर पावर सर। यही एक रास्ता है। भारत का जब भी सुधार होगा ऊपर से होगा सर, क्योंकि नीचे की जनता बहुत इनोसेंट है सर। 70% इतनी इनोसेंट है, आप इसको समझाने जाओगे ये आपको मार के भगा देगी। अब अगर देश को बचाना है तो इस देश के ब्यूरोक्रेटों को आगे आना पड़ेगा, वो भी युवा अन्नमलाई जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हारना जीतना तो एक अलग चीज है। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है। उस 70% इनोसेंट जनता को 20% बदतमीजों ने बहका रखा है। ब्राह्मणों ने शोषण किया, तो ब्राह्मणों ने शोषण, ब्राह्मण। अभी एक मेरे मित्र कोरोना में महामृत्युंजय का जाप करा रहे थे, और इलेक्शन के टाइम पानी पी पी के ब्राह्मणों को गाली देते हैं। हमसे कहा यार वो नेहरू विहार वाले पंडित जी आवा, तुमको बुलवा दो यार, श्रीमती की तबीयत खराब है, महामृत्युंजय का जाप करा। मैंने कहा तुम, अरे कैसा मजाक कर रहे हो यार? क्या देखो यार, राजनीति अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। और 10% जो इस देश के पढ़ा लिखा समृद्ध तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, वो बेचारा असहाय है। वो मुसलमान अगर अपने कौम को समझाने जाता, वो कहता है संगी 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 संग, बीजेपी का पैसा खाया है। अगर हिंदू अपने लोगों को समझाने जाता, वो कहते हैं ये तो मौलाना कश्मीरी इसको पैसा भेज रहे हैं। बड़ी दिक्कत है सर। जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं। जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिखमंगे हैं। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूँ लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल जाते लोग, गाली देने लगते हैं तरी। लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा लिया, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली, अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो। अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए लड़ो। हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा हो। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए? क्यों बता दें क्या चाहिए? तुम सब धन्यभागी हो भाई। आप में से बहुत सारे लोग IIT में हैं, लॉयर हैं, फिर IAS की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। अरे बाप रे भैया, भैया देखो भैया,
देखो भैया बेइज्जती, अब दिल्ली तैयारी करने जा रहा हूँ भैया, बेइज्जती ना होने पाए भैया। हिंदुस्तान में कोई बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके जो अपने बच्चों को, अब लड़का 12th कर लिया, अब उन्हें पता है कि 12th के बाद अगर ये यहाँ रहा शहर में तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे, और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल, और फिर चश्मा वश्मा लगा के, रेबैन ओबैन चश्मे लगा के गुड्डू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे, और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। तो 12th के बाद सारे माँ बाप लड़कों को कह देते हैं इंजीनियरिंग कहते हैं, तुम जाओ कोटा जाओ, जाओ कोटा जाओ, तैयारी करो इंजीनियरिंग, जाओ डॉक्टर बनो। अब उनको सेल पता ही नहीं क्या है, माइटोसिस मियोसिस तो बहुत दूर की बात है, उनको सेल नहीं पता, कोशिका भेज दिया कोटा में, जाके देखो क्या भीड़ लगी हुई है, तो आप भागे चले आ रहे हो, कहां जा रहे हो, बोले भैया इंजीनियर बनने जा रहे हैं, भेज दिया। वहां 3-4 साल रहे, फिर 3-4 साल बाद प्राइवेट से कहते बीए भी कर ले, पापा कह रहे थे कि प्राइवेट से बीए भी कर लो, मान लो अगर नहीं हुआ तो, पापा को पता है मानना क्या है, पापा को पता है उसमें कुछ मानना वानना नहीं है। फिर वहां से 3-4 साल बाद लौट आए, पता चला नहीं हुआ, आए बोले बहुत रिजर्वेशन है और बहुत बहुत बेईमानी चल रही है, कहीं नौकरी है ही नहीं, मोदी जी सब नौकरी खा गए। पिताजी को लगा अब क्या करें, और उसी बीच पता लगा शहर में किसी शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया आईएएस में, और मीडिया ने एकदम न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पे छापा कि फला फला शहर का बढ़ाया गौरव, और टाउन हॉल में बुला के सम्मान समारोह और ये और वो, और जाके खड़े हैं। और पिताजी को लगा कि अब बहुत सही मौका आया है, पिताजी भी अपने बच्चे की तरफ पलटे कि तू हमारे फैमिली का सिकंदर, तू भी हमारा नाम रोशन कर, जा दिल्ली। और फिर किताब उताब कॉपी भरा और जो है लटकाया बैग, और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी अब जा रहे हैं, अब कलेक्टर बनकर ही आएंगे, और यहां से तुम वापस नहीं जा सकते दिल्ली से, कोटा से तो तुम वापस चले गए थे, दिल्ली से वापस ना जा पाओगे क्योंकि अब बड़े हो चुके हो, अब यहां से लौट के खाली हाथ जाओगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। दिल्ली से बस 2 ही रास्ते हैं, दिल्ली आए तो बस 2 ही रास्ते हैं, या तो मसूरी या हरिद्वार। वापस लौटे तो मोहल्ले वाले कमिश्नर साहब कह के जान ले ले। तुम बस जिंदगी में एक चीज छोड़ना छोड़ दो, विक्ट्री और डिफीट, तुम्हारी जिंदगी की 70% चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम जब रात में सोते हो ना तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे, जब लेटते हो बिस्तर पर तुम्हारा दिमाग ऐसे चलता है, ऐसे। तो पहला फेस ये है कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, गांव में सब लोग गए हैं, पैर पे लेट गए हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, तो तुम बड़ा चौड़े होकर लेटे रहते हो जब ये वाला फेस का सपना चलता है। फिर सेकंड फेस का सपना चलता है कि आईएएस नहीं बने, पापा घर से भगा दिए हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, गुरुद्वारे के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, और तुम फिर सुबह हुए सोते हो। तुम मुझे किसी आदमी को सोता हुआ दिखा दो, मैं बता दूंगा कौन से फेस का सपना चल रहा है। और यही इसलिए तो अरिस्टोक्रेसी उसके नियम है अपने, वो इनके साथ रहती ही नहीं, वो जानती है यार फालतू के सिद्धांत जीवन में। मैं तो शिकार हुआ सर इसका, मैं तो सर इसका शिकार हुआ, तो बच गया, सौभाग्य से अच्छे गुरु मिल गए। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कोई स्थायी मित्र नहीं है, कोई स्थायी शत्रु नहीं है, स्थायी बस एक ही चीज है, हित। ये जो आम मन है ना, आम कॉमन मैन, जिसको मैं बार बार आम आदमी कहता हूं, उसको आम इसीलिए कहा ही जाता है क्योंकि जैसे आम चूसा जाता है ऐसे ये भी चूसा जाता है, इसलिए आम आदमी कहा जाता है। ये जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन, इसका अपना दर्शन है जीवन का, और इसके दर्शन का एक बड़ा अहम पहलू है कि या तो तुम हार गए या तुम जीत गए, आइदर यू आर विक्टोरियस और यू आर डिफीटेड। इसलिए तो आम आदमी है, ये कुछ होता ही नहीं, ना विक्ट्री कुछ होती है ना डिफीट कुछ होती है, होती ही नहीं सर। एरिस्टोक्रेसी बस यहीं पे नियम को बदल देती है, कहती है खेल चल रहा है, एवरीथिंग इज अ गेम, और जब एवरीथिंग इज अ गेम तो या तो विक्ट्री होगी या डिफीट होगी। ये जिंदगी को बहुत सीरियस ले लेता, बहुत सीरियस, बहुत, इसीलिए तो उससे बहुत कुछ नहीं मिलता, ये इतना सीरियस ले लेता है जिंदगी को। समाज बहुत अजीब है। नीरज चोपड़ा का देखे, ओलंपिक गोल्ड बेचारा जीत गया, पूरा गांव खड़ा है, भैया हमने एक बार दूध पिलाया था, हमारी बकरी दूध दे रही थी तो हमने भी नीरज भैया को दूध पिलाया था। उनकी बकरी का दूध का एहसान है नीरज भाई पर। ये सब देखा करो वीडियो, पूरा पूरा गांव, पूरा पूरा शहर रास्ते में खड़ा है कि एक बार नीरज भैया जा रहे थे और हमको देख के मुस्कुराए थे। ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा, और हार जाओगे ना तो इतनी गाली पड़ेगी, इतनी गाली पड़ेगी, और मजा दोनों में है। और हार के जीतने का जो मजा है, क्योंकि अगर हारे तो दुनिया पता चल जाती है कि है क्या। जो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते ना, वो जिंदगी के अंतिम समय में बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अंतिम समय में अगर यूटिलिटी खत्म हुई और दुनिया ने साथ छोड़ा, तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है।